हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी प्यारी नेटर ऐना और आज लाई हूं मैं आप लोगों के लिए एक नई नॉवेल जिसका नाम है यू आर ओनली माइन। इस स्टोरी में आपको दो कैरेक्टर्स की लव स्टोरी देखने को मिलेगी, जो एक कॉलेज बेस्ड लव स्टोरी होगी और दूसरी सीईओ एम्प्लॉय वाली। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता कॉलेज। एक लड़की दौड़ते हुए क्लास की तरफ जा रही थी। अरे यार, आज तो पक्का लेट हो गई। वो लड़की जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी, रंग गोरा और शरीर बिल्कुल गोल मटोल। वो क्लास के दरवाजे के पास जाती है, अपना बैग सही से रखती है और सामने क्लास में नजरें दौड़ा के इधर उधर किसी को ढूंढने लगती है। लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था जिसे वो ढूंढ रही है वो नहीं मिली। टीचर उसे देखते इससे पहले वो लड़की वहां से हट गई और अपना फोन निकालकर किसी को कॉल लगाने लगी। दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास घर था जिसमें छोटा सा बंगाली परिवार रहता था। वहाँ फोन की घंटी लगातार बज रही थी। एक 42 साल की औरत किचन से बाहर आई। ये फोन भी। रेवा, तुम्हारा फोन बजा छे, औरत चिल्लाती हुए बोली तो सामने के कमरे से 45 साल का एक आदमी अपनी टाई बांधते हुए बाहर आया। रेवती, इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? देखिए ना वरुण जी, रेवा अपना फोन छोड़ के चली गई। उसकी बात सुनकर वो आदमी कहता है, अरे वो अपने कमरे में है, बाहर नहीं गई, आ रही है। मम्मा, सीढ़ियों से एक 20 साल की लड़की जल्दी जल्दी उतरते हुए आ रही थी। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी, न ज्यादा मोटी न ज्यादा पतली, फिगर एकदम परफेक्ट, दूध सा गोरा रंग, पूरी आंखें, लंबी भूरे बाल, गुलाब से कोमल होठ, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह। ऊपर व्हाइट स्लीव्स टॉप और ब्लू जींस में बेहद आकर्षक लग रही थी। ये है हमारी प्यारी रेवा। सीढ़ियों से आती रेवा को देख वरुण जी बोले, अरे रेवा, आराम से आओ, गिर जाओगी। अभी वरुण जी इतना बोले थे कि रेवा लास्ट सीढ़ी से गिर गई। दोनों रेवा की तरफ दौड़े। रेवा अपना सर उठाकर देखती है और मुंह लटकाते हुए बोली, पापा कितनी बार कहा है मुझे टोका ना करो, जिसके लिए मना करते हैं वही होता है। उसकी बात सुन रेवती जी रेवा को उठाते हुए बोली, अरे बाबू बच्चा, तुम ठीक हो? रेवा खड़ी हुई और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा फोन। रेवा अपना फोन लेती है और देखती है 5 मिस्ड कॉल्स थे। वो जल्दी से वापस कॉल करती है। उधर से चिल्लाने की आवाज आई, तेरा फोन आके तोड़ूंगी, रुक, तुझे तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। उसकी बात सुनकर रेवा बोली, अरे नहीं सीमो, मैं बस निकल रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कॉलेज का समय खत्म हो चुका है, अब आके क्या करेगी? सिमरन बोली, अरे हम आज कॉलेज नहीं जाने वाले थे बल्कि अनाथ आश्रम जाने वाले थे। तू कॉलेज क्यों चली गई पागल? रेवा की बात सुनकर सिमरन अपने सिर पे हाथ मारते हुए बोली, अरे मैं तो भूल ही गई थी, कोई नहीं, मैं आ रही हूँ, तू पहुंच। ये कहकर सिमरन फोन रख देती है। रेवा भी बैग उठाती है और जाने लगी। तभी रेवती जी उसे रोकते हुए बोली, अरे रेवा, ये टिफिन तो ले लो, बच्चों के लिए सब बनाया है जो तुमने कहा था। थैंक यू मम्मा। रेवा उनके हाथ से टिफिन लेते हुए बोली और जल्दी से रेवती जी और बड़ू जी को किस करती और बाहर चली जाती है। बाहर निकलकर वो अपनी स्कूटी निकालती है और वहां से निकल जाती है। उधर वरुण जी भी अपने काम के लिए चले जाते हैं। वो आरएस में काम करते थे, जो कोलकाता की ही नहीं पूरे इंडिया और इंडिया से बाहर तक उसका ब्रांच फैला हुआ था। वो बहुत बड़ी कंपनी थी। वो अपनी स्कूटी सीधा एक अनाथालय के पास जाकर रोकती है। वहीं सिमरन पहले से उसका इंतजार कर रही थी। रेवा सिमरन की तरफ स्कूटी की चाबी फेंकते हुए आगे निकल गई। सिमरन स्कूटी की चाबी कैच कर ली और उसके पीछे अंदर चली गई। जैसे ही रेवा अंदर घुसी, सारे बच्चे उसके पास आ गए। रेवा दी, रेवा दी। वो पास आकर रेवा दी करके उसके गले से लग गए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ये देखो, मेरी मम्मा ने आप सबके लिए टेस्टी खाना भेजा है। रेवा की बात सुनकर सब बच्चे खुश हो गए और खाना लेके बांटने लगे। तभी वहाँ की इंचार्ज आई और रेवा से बोली, रेवा क्या जरूरत है ये सब करने की, बच्चे बिगड़ जाएंगे। उनकी बात सुनकर रेवा बोली, ऐसी बात नहीं है मैम, मुझे इससे खुशी मिलती है। उसकी बात सुनकर वो इंचार्ज मुस्कुरा दी। फिर रेवा और सिमरन बच्चों के साथ खेलने लगे। वो लोग हर वेडनेसडे यहाँ आते थे। और हाँ, रेवा के बारे में बता दे, वो भले ही बंगला परिवार में रहती है लेकिन उसके अंदर एक भी बंगला वाले लक्षण नहीं है। उसकी वजह से घर में मछली भी नहीं आता और उसे बंगला भाषा ज्यादा समझ भी नहीं आती। रात 9 बजे, सुनसान रोड। बहुत सारी ब्लैक मर्सिडीज तेज रफ्तार में व्हाइट कार के पीछे दौड़ रही थी। उस कार में बैठा आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उससे तो ठीक से कार भी नहीं चलाई जा रही थी। पीछे कम से कम 10 गाड़ियां उसका पीछा कर रही थी। सामने से रेवा और सिमरन अपनी स्कूटी में मस्त बातें करते आ रहे थे। वही व्हाइट कार तेज रफ्तार से आई
कार उनकी स्कूटी को ठोक पाती इससे पहले रेवा स्कूटी मोड़ देती है और ब्रेक लगा देती है। कार आगे निकल गई थी। रेवा गुस्से से उस कार को देखते हुए बोली, जब पीना होता है तो कार क्यों चलाते हो, और जब कार चलाना होता है तो पीते क्यों हो। तभी इसके पास से लगातार 10 गाड़ियां गुजरी, जिसे देख सिमरन तुरंत बोली, रेवा लगता है आज किसी की सामत आई है। ये सारी गाड़ियां तो लॉर्ड लूसीफर के गार्ड्स की है ना, चल जल्दी वरना हमारे ऊपर भी कहर बरसेगा उस लूसीफर का। रेवा भी लूसीफर का नाम से डर गई और जल्दी से वहां से चली गई। वही व्हाइट कार चलते चलते अचानक रुक गई। उसमें बैठा आदमी सामने देखते हुए उसकी आंखें डर से फैल गई और वो पसीने से लथपथ हो चुका था। सामने ब्लैक BMW खड़ी थी। वो आदमी कार से बाहर आया और उस कार के सामने जाके अपने घुटनों पे बैठ गया, अपना सर नीचे झुका लिया और बोला, मुझे माफ कर दो लूसीफर। पीछे की सारी गाड़ी रुक गई और सारे गार्ड्स उतर के उस BMW के चारों तरफ घेरा बनाए खड़े हो गए। गाड़ी के अंदर बैठे इंसान के चेहरे पे शैतानी मुस्कान आ गई। एक गार्ड आगे आया और दरवाजा खोला। उसमें से एक बेहद आकर्षक लेकिन खतरनाक शैतान बाहर आया। उसके कदम रखते ही आसपास के सारे लोग कांप गए और अपने अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि ये था लॉर्ड लूसीफर। वो शैतान ब्लैक सूट पहने किसी यमराज से कम नहीं लगता था। अगर यमराज भी उसके सामने आ जाए तो यमराज भी डर के वापस चला जाएगा, ऐसा रौब था उस लूसीफर का। ये है हमारे हीरो राजीव सिंघानिया यानी कि लॉर्ड लूसीफर। लूसीफर गाड़ी से बाहर आया और उस आदमी के सामने जाके खड़ा हो गया। उस आदमी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी अपनी नजर उठा के सामने खड़े शैतान को देख सके। लूसीफर की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और वो एकटक उस आदमी को घूरे जा रहा था। तूने गलती नहीं गुनाह किया है। एक भयानक आवाज पूरे इलाके में गूंज गई। वो आदमी अंदर तक कांप गया और अपनी नजर उठा के सामने खड़े लूसीफर को देखा। लूसीफर ने अपना हाथ आगे किया तो वही पास में खड़ा एक आदमी उसके हाथ में एक खंजर रख देता है, जिसे देख नीचे बैठे आदमी की आंखें फैल गई। प्लीज लूसीफर, मुझे माफ कर दो। अब से मैं कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा। मेरे माँ बाप अकेले पड़ जाएंगे। वो आदमी गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन इस बेदर्द ने एक ना सुनी और उस खंजर से उसका सीना चीर दिया। एक तेज चीख के साथ वहाँ शांति पसर गई। घर के अंदर बंद लोग हिल गए। उस शख्स की जान निकल चुकी थी। लूसीफर उस खंजर को लगातार उसके सीने में घोंपने लगा। लूसीफर के चेहरे पे खून के छींटे पड़ गए, जिसे वो अपनी उंगली से हटाते हुए बोला, माँ बाप तो वृद्धा आश्रम में है। रियांस, इसकी लाश चौराहे के बीचों बीच फेंक दो और बताओ कि लूसीफर ने एक और गद्दार की बलि चढ़ाई है। लूसीफर अपने ही पास खड़े अपने छोटे भाई से बोला था। लूसीफर की बात सुनकर रियांस बोला, जी राजीव भाई। राजीव जाके कार में बैठ गया और उसकी कार वहां से निकल गई। रियांस गार्ड्स को इशारा करके कार में बैठ गया और वहां से चला गया। सुबह के 8 बजे रेवा तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आई। मम्मा, नाश्ता दे दो। वरुण जी वहीं बैठे टीवी देख रहे थे, जिसमें अभी लूसीफर की न्यूज चल रही थी। एक बार फिर लॉर्ड लूसीफर ने अपनी हैवानियत दिखाई। एक और कत्ल, वो भी बेरहमी से किया। क्या उसे कहने और रोकने वाला कोई नहीं है? रेवा ने जैसे ही ये न्यूज सुनी वो डर से कांपने लगी। रेवती जी रेवा के पास आई और उसके प्लेट में नाश्ता देते हुए टीवी पर नजर डालते हुए बोली, पता नहीं इस आदमी को कब सजा मिलेगी। दिन ब दिन इसका क्राइम बढ़ता जा रहा है। रेवती जी की नजर रेवा पे गई तो वो तुरंत वरुण जी को न्यूज बंद करने को बोली। रेवा, बच्चा डरते नहीं, वो हमारे पास नहीं आएगा, वो तो हमसे बहुत दूर है। रेवती जी रेवा की तरफ देख कर बोली। रेवा शांत हुई और नाश्ता करने लगी, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था। पता नहीं क्यों जब भी वो लूसीफर का नाम सुनती थी उसका दिल जोर से धड़कता था, किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड में। जल्द ही नाश्ता करके रेवा अपनी स्कूटी से कॉलेज चली गई। रास्ते में सिमरन को भी साथ ले ली। दोनों दोस्त कॉलेज गए और गाड़ी पार्क करके क्लास की तरफ जाने लगे। कॉरिडोर में चलते हुए सिमरन ने रेवा की तरफ देख के कहा, रेवा, तूने न्यूज देखी? अच्छा हुआ कल हम जल्दी निकल गए। उसकी बात सुन रेवा डरती हुई बोली, सही कहा, नहीं तो न्यूज में एक आदमी को 2 और लड़की के बारे में बता रहे होते। कितना बेदर्द है ये लूसीफर, मुझे तो बहुत डर लगता है इससे, कभी सामने ना आए। उसकी बात सुनकर सिमरन बोली, आ भी जाएगा तो पता थोड़ी चलेगा, तूने इसे थोड़ी देखा है। लेकिन जो भी बोल, सुनने में आया है हैंडसम बहुत है। सिमरन रेवा के चेहरे को देखते हुए बोली। तभी दोनों के सामने 2 लड़के आए। उसमें से बीच वाला लड़का रेवा को देखते हुए बोला, हेलो रेवा। दोनों उन्हें देख इग्नोर कर जाने लगे तो लड़के ने रेवा का हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हूँ मैडम, थोड़ा हाय हेलो करते जाओ। रेवा घबराने लगी। सिमरन रेवा का हाथ छुड़ाते हुए बोली, सनी ये क्या हरकत है, रेवा को क्यों परेशान करते हो तुम? रेवा सिमरन को चुप करवाने लगी। तू छोड़ रेवा, इसका अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सिमरन के ये कहने पर सनी सिमरन से बोला, चल मोटी, तुझे भाव नहीं देता तो जलन होती है तुझे, हाँ? सिमरन गुस्से से आगे बढ़ी, लेकिन रेवा उसे रोक देती है और वहां से जाने लगी। चल तू उसे छोड़। उसे जाता देख सनी बोला, रेवा बेबी, एक दिन तू मेरे पास जरूर आओगी, देखना।
रेवा सिमरन को लेके चली गई और क्लास में पहुंची। सिमरन अभी भी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। वो सनी खुद को समझता क्या है? हाँ, तुझे बेबी कहा उसने। तू मुझे नहीं लाती ना, तुम्हें इसका मुंह तोड़ देना था, बेवकूफ कहीं का। सिमरन की बात सुनकर रेवा कहती है, अच्छा चल ठीक है, छोड़ उसे, वो तो है ही ऐसा, ज्यादा पंगा नहीं लेते ऐसे लोगों से। तभी टीचर आ गए और पढ़ाई होने लगी। ब्रेक के समय में रेवा अकेले बैठी थी। तभी सिमरन दौड़ते हुए रेवा के पास आई। रेवा जल्दी चल, वहां तेरे लिए लड़ाई हो रही है। क्या? सिमरन की बात सुनकर रेवा जल्दी से बोली और उसके पीछे भागी। ग्राउंड में पहुंचकर देखती है तो सनी और एक लड़का आपस में लड़ रहे थे। ये देख रेवा उनके नजदीक गई। साहिल, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। सामने साहिल सनी को मारे जा रहा था। रेवा साहिल को पीछे की तरफ धक्का देती है। दोनों लड़के गहरी सांस लेते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। सनी गुस्से से बोला, तुझे इतना आग क्यों लग रही है बेब? मैंने रेवा को कहा था। हाँ तो वो मेरा प्यार है, तुमने उसे हाथ भी कैसे लगाया? साहिल बोला। रेवा तुरंत साहिल को वहां से लेके चली गई। साहिल, ये क्या बोल रहे हो बाहर तुम? रेवा के कहने पर साहिल धीमी आवाज में बोला, तो क्या करता मैं तुमसे प्यार करता हूँ, भले ही तुम ना करो, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। उसकी बात सुनकर रेवा उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। तभी सिमरन रेवा को पीछे करते हुए बोली, ओ हेलो, तुझे ना कोई जरूरत नहीं है रेवा के लिए लड़ने की, और वो तेरे जैसे लड़के से कभी प्यार नहीं करेगी। रेवा को बहुत ही अच्छा लड़का मिलेगा जो उसे बेहद प्यार करेगा, जो उसके लिए पूरी दुनिया को आग लगा देगा, समझे? इतना बोल के सिमरन रेवा को वहां से लेके चली जाती है और साहिल वहीं खड़े बस उसे देखता रह जाता है। वो खुद से बोला, रेवा तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी इन शैतानों से रक्षा करूंगा। कुछ वक्त बाद कॉलेज की छुट्टी हो गई थी। सिमरन और रेवा निकल चुके थे। रेवा आज बहुत ही स्पीड में स्कूटी चला रही थी क्योंकि रास्ता साफ था। सिमरन उसे चेतावनी देते हुए बोली, रेवा जरा ध्यान से, किसी को ठोक मत देना। सिमरन का इतना कहना था कि रेवा ने एक ब्लैक BMW को ठोक दी जो रुकी हुई थी। दोनों हल्का आगे की तरफ झुक गई। रेवा के बाल उसके चेहरे पे आ गए। वो अपना सर उठाती है लेकिन उसके बाल वैसे ही थे। कितनी बार कहा है टोका मत कर, लेकिन फिर भी हर काम में टोकती है, रेवा झुंझलाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर सिमरन धीमे से बोली, सॉरी यार। वही BMW के अंदर बैठा रियांश फोन में लगा था। जैसे ही वो सामने देखता है तो एक पल के लिए डर गया। ओ माय गॉड चुड़ैल। पीछे बैठा राजीव सामने देखता है। क्या बकवास कर रहे हो भाई, सामने तो देखिए, रियांश बोला। उसकी बात सुनकर राजीव सामने देखता है तो रेवा स्कूटी खड़ी करके अपने बालों को सही कर रही थी। राजीव की नजर जैसे ही रेवा पर पड़ती है उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो एकटक रेवा के सुंदर चेहरे को देखने लगा। रियांश रेवा को देखकर नीचे उतरा और बोला, हेलो मैडम, इतनी बड़ी कार दिखती नहीं क्या? अरे देखो तो कैसे ठोक दी मेरे प्यारे कार को। उसकी बात सुनकर रेवा बोली, सॉरी, वो गलती से हो गया। अरे मैं आपके सॉरी का अचार डालूंगा, रियांश बोला। सिमरन को रियांश का इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो आगे आकर बोली, ओ हेलो अंकल, जरा अच्छे से बात कीजिए। उसने कहा ना कि गलती से हो गया, तो फिर क्यों ज्यादा बात बढ़ा रहे हो? बात खत्म करो और निकलो यहाँ से। उसकी बात सुनकर रियांश गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, क्या कहा अंकल? मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ? सिमरन रियांश के नजदीक आई तो रियांश पीछे की तरफ कार से टिक गया। हाँ अंकल। इसी तरह दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, लेकिन अंदर बैठा शैतान रेवा को अपनी जुनूनी आंखों से घूर रहा था और उसकी खूबसूरती को अपने अंदर उतार रहा था। रेवा के बाल बार बार उठ के उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसे वो बड़ी सलीके से पीछे करती और मासूमियत से सिमरन और रियांश की नोकझोंक देख रही थी। गाड़ी के अंदर बैठा राजीव एकटक रेवा को देख रहा था। रेवा की खूबसूरती में वो खो सा गया था और उसे जुनून से देख रहा था। रेवा के बदलते चेहरे को, उसके हर एक अदा को वो बारीकी से नोटिस कर रहा था। सिमरन रियांश से बहस कर रही थी। दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं था। रेवा दोनों से तंग आ गई। वो तेज आवाज में बोली, बस बहुत हुआ, आप दोनों लड़ना बंद करो। रेवा की प्यारी आवाज सुनकर दोनों शांत हो गए, लेकिन राजीव के दिल में खलबली मच गई। राजीव की आंखें बंद हो गई। उसने अपना हाथ अपने सीने पे रख लिया। रेवा की आवाज सुनकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसका मन कर रहा था कि एक बार और उस लड़की की आवाज सुने। राजीव ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। इस बार उसकी ग्रीन आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों में नशा आ चुका था। रेवा सिमरन का हाथ पकड़कर उसे पीछे करते हुए बोली, सिमरन बहुत हुआ, और फिर रियांश की तरफ मुड़ के बोली, सर आप अपना नुकसान बता दीजिए, मैं भुगतान कर दूंगी। रियांश रेवा को देखकर आराम से बोला, आप इसका भुगतान नहीं कर पाएंगी। आपको इसकी प्राइस पता है? करोड़ों की गाड़ी है। आप जाइए, परेशान मत होइए। इनोसेंट गर्ल।
उसकी बात सुनकर रेवा चैन की सांस लेती है और सिमरन की तरफ देखती है। सिमरन घूर के रियांश को देखती है और स्कूटी स्टार्ट कर देती है। रेवा भी उसके पीछे जाके बैठ जाती है और दोनों वहां से जाने लगती हैं। जैसे ही रेवा कार की साइड से गुजरी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो अपने सीने पे हाथ रखती है और विंडो की तरफ देखती है। ये देख राजीव के होठों पे शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो बड़बड़ाया, तेरा भी दिल धड़कता है मेरी मौजूदगी से। तेरी गुस्ताखी लूसीफर के सामने आने की, अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा लॉर्ड लूसीफर से मलका। रेवा वहां से जा चुके थे। रियाज गाड़ी के अंदर आया। मोटी कही की कितना बकबक करती है, दिमाग खा गई। रियाज बड़बड़ाता हुआ राजीव की तरफ देखता है, जो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। ये देखकर रियाज डरते हुए बोला, अब किसकी सामत आई है? भाई अब आपने रिलैक्स कर लिया, चलें अब। रियाज की बात सुनकर राजीव अपने सीने को मसलते हुए बोला, आज जो सुकून मिला है शायद कभी न मिला हो। उसकी बात सुनकर रियाज को कुछ समझ नहीं आया। राजीव अपनी डार्क वॉइस में बोला, उस लड़की के बारे में पता करो, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ। राजीव के इतना कहते ही रियाज हैरानी से राजीव को देखता है। आप उस मोटी के बारे में जानना चाहते हैं? उसकी बात सुनकर राजीव घूर के रियाज को देखता है। उसके बारे में नहीं। इतना कहकर वो रुक जाता है तो रियाज बोलता है, अच्छा तो उस खूबसूरत इनोसेंट गर्ल के बारे में। ये सुनकर राजीव के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, जिसे देख रियांश समझ गया अब उसके भाई की लाइफ बदलने वाली है। रियांश हाँ बोलता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। वो दोनों वहां से निकल गए और एक जंगल के बीचों बीच आए। सामने देखा तो एक बड़ी सी हवेली थी, जिसके आगे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बंधना पैलेस, लॉर्ड लूसीफर। वो एक बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत सुंदर भी, लेकिन जंगल के बीचों बीच ये हवेली डरावनी लगती थी। वहाँ बस जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। हवेली के चारों तरफ गार्ड्स का पहरा था। सभी गार्ड्स दिखने में किसी रोबोट से कम नहीं लग रहे थे। गाड़ी के रुकते ही गार्ड्स आगे आए और दरवाजा खोला। राजीव किसी राजा की तरह निकला और हवेली के अंदर चला गया। वो सीधा ऊपर अपने कमरे में चला गया, अपना कोट उतार कर शॉर्ट भी उतार दिया और सीधा बाथरूम में चला गया और फिर शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो गया। शावर के नीचे वो अपने दोनों हाथ दीवार पे रखे खड़ा हुआ था। पानी की बूंदें उसकी मस्कुलर बॉडी से होती हुई नीचे गिर रही थी। उसकी एट पैक्स मस्कुलर बॉडी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वो अपने बालों को पीछे करते हुए आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके सामने रेवा का चेहरा आ जाता है। उसने जल्दी से अपनी फॉरेस्ट ग्रीन आंखें खोली और बड़बड़ाया, मलिका अब तो तेरे बगैर एक पल भी चैन नहीं। आखिर तू है कौन? तेरा नाम सुनने को मेरा दिल मचल रहा है, बस अब तू बाहों में चाहिए। राजीव के एक्सप्रेशन इस वक्त बहुत खतरनाक थे। पता नहीं अब उस मासूम का क्या होने वाला है। वो जिससे दूर भाग रही थी खुद उसके पास चली गई थी। अब तो खुद लूसीफर भी उसे अपनी कहर से नहीं बचा सकता था। दूसरी तरफ रेवा जो पानी पी रही थी, उसे एक हिचकी लगती है। रेवती जी उसकी पीठ पर थपकी देने लगी, आराम से रेवा। ये देख सिमरन रेवा को छेड़ते हुए बोली, लगता है कोई शिद्दत से याद कर रहा है रेवा को। उसकी बात सुनकर रेवा मुंह बनाते हुए बोली, ऐसा कोई नहीं आया अब तक जो शिद्दत से याद करे। उसकी बात पर सिमरन ने कहा, ओहो मैडम की आशिक कम नहीं है, कोई ना कोई तो याद ही कर रहा होगा। सिमरन की बात सुनकर रेवती जी बोली, चुप, ये क्या बोल रही हो तुम? सिमरन शुभ शुभ बोलो, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, एकदम साइको जैसे। उनकी बात सुनकर सिमरन मुस्कुरा देती है। रेवा फिर अपने कमरे में चली गई और फ्रेश होके नीचे आई। सभी लोग खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। रेवा भी जाकर बैठ जाती है और फिर सब खाना खाने लगते हैं। रेवा को तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी लाइफ में अब क्या होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई शहर के सबसे लग्जरियस विला में एक 55 साल की औरत करुणा कपूर अपनी ही बहू निशा को किसी और के साथ डेट पे जाने को बोल रही थी। निशा हैरान थी। मॉम आर यू सीरियस? आप मुझे किसी और के साथ डेट पे कैसे भेज सकती हैं? आप भूल रही हैं शायद, मैं आपकी बहू हूँ। करुणा अपने चाय के कप को रखते हुए निशा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, निशा आई नो बच्चा, लेकिन इन 2 सालों में मुझे समझ आ गया कि तुम मेरी बेटी से भी बढ़कर हो मेरे लिए। मेरे नालायक बेटे ने तुम्हें शादी वाले दिन छोड़ दिया और तुम्हें मजबूरन मेरे ससुर की वजह से मेरे बेटे की फोटो से शादी करनी पड़ी, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहती। पापा जी अब इस दुनिया से जा चुके हैं। 2 साल से तुम अकेली हो। अब वक्त आ गया है, तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम किसी और को ढूंढो। मुझे पता है मेरा बेटा अब कभी वापस नहीं आने वाला। मेरा छोटा बेटा 10 साल से मुझसे मिला तक नहीं और बड़ा 2 साल पहले ही छोड़कर जा चुका है। दोनों में से किसी को मेरी परवाह नहीं, तो मैं क्यों करूं भला उनकी परवाह?
मेरे साथ जो थी वो तुम थी, इसलिए मैं कह रही हूँ। मैंने जिस लड़के को तुम्हारे लिए देखा है, तुम उसके साथ आज शाम को ही डेट पर जाओगी। मैंने तुम्हें होटल का नाम और लोकेशन सेंड कर दिया है। अब अच्छे से ब्यूटी पार्लर जाकर तैयार हो जाओ, ताकि वो लड़का तुम्हें देखकर पहली नजर में हाँ कह दे। उनकी बात सुनकर निशा करुणा को गले लगाते हुए बोली, मोम, आपकी जैसी सास ना दुनिया की हर बहू को मिले। आप सच में बहुत प्यारी हो। अच्छा अच्छा, जल्दी पार्लर चलो, मैंने भी बहुत दिन से मसाज नहीं करवाया, करुणा जी बोली। दोनों सास बहू पार्लर के लिए निकल जाती हैं। ये है करुणा कपूर, जो शहर के जाने माने रईस परिवारों में से हैं। कुछ महीने पहले ही इनके ससुर का देहांत हो चुका है। करुणा के पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। करुणा के दो बेटे थे, बड़ा बेटा युग जो कि कपूर कंपनी संभालता था, और छोटा बेटा विराट कपूर जो 10 साल पहले ही गुस्से में घर छोड़कर जा चुका है। और उसके बाद से ना तो किसी ने उसे देखा और ना ही कभी विराट घर वापस आया। करुणा के ससुर ने जबरदस्ती निशा और युग की शादी तय कर दी। निशा के घर में सिर्फ उसके पापा थे, जिससे निशा की शादी का पता चलने पर सदमे में हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत निशा की शादी से पहले ही हो गई। युग निशा से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बिना किसी को कुछ बताए पहले ही देश छोड़कर चला गया, लेकिन करुणा से टच में रहता है। लेकिन युग के दादाजी बहुत जिद्दी थे। एक बार जो उन्होंने फैसला कर लिया, वो उनके लिए लक्ष्मण की लकीर जैसे थी। निशा को युग के फोटो से शादी करनी पड़ी और निशा कपूर खानदान की बहू बनकर आ तो गई, लेकिन बिना पति के। करुणा बहुत ज्यादा भावुक और अच्छे दिल वाली थी। उन्होंने निशा की तकलीफ देखी और उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा। दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि दोनों सास और बहू हैं। निशा बेझिझक करुणा से हर बात कहती थी, और जब करुणा के ससुर इस दुनिया में नहीं थे तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। युग देश के बाहर से ही कपूर कंपनी को संभाल रहा था, और अब करुणा चाहती थी कि निशा आगे बढ़े, इसलिए उसने निशा के लिए अपने दोस्त की बेटे को चुना था और उसे डेट पर जाने को कह रही थी। करुणा और निशा पार्लर में बैठी थी, जहां निशा अपने चेहरे पर फेस पैक लगाए हुए थी। वही करुणा फेस मसाज करवा रही थी। तभी उसका फोन बजा। करुणा अपना फोन देखती है तो अननोन नंबर था। करुणा कॉल पिक करते हुए बोली, हेलो कौन? दूसरी साइड से एक भारी आवाज आई, मॉम। आवाज सुनकर करुणा एक पल के लिए जम गई। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें ये आवाज सुनकर एक सुकून मिला था, जैसे कोई अपना हो। लेकिन करुणा अच्छे से जानती थी वो इस आवाज को कभी नहीं सुनी है। करुणा अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, कौन बोल रहा है? मॉम, मैं विराट। जैसे ही करुणा के कानों में दूसरी तरफ से ये 3 शब्द गए, वो दंग रह गई। उनकी आंखें फैल गई। पूरे 10 साल बाद विराट करुणा से बात कर रहा था। फोन से फिर आवाज आई, मॉम, मैं आज आपके पास आ रहा हूँ, रात तक पहुंच जाऊंगा। आवाज बहुत ठंडी और सटीक थी, उसमें कोई भी इमोशन नहीं था। बगल में बैठी निशा को जब एहसास हुआ कि करुणा कुछ नहीं बोल रही, तो उसने अपनी आंखें खोलकर करुणा की तरफ देखा। करुणा को हैरान और परेशान देख निशा घबरा गई। मॉम, आप ठीक हैं? क्या हुआ? कौन है फोन पर? निशा की आवाज आते ही फोन की दूसरी तरफ विराट के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई और कॉल कट हो गया। एक बीप की आवाज के साथ वहां की शांति टूटी। करुणा की आंखों में आंसू थे। करुणा निशा की तरफ देखी। करुणा की आंखों में आंसू देखकर निशा तुरंत घबरा गई। मॉम, क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है, आप मुझे डराइए मत, बताइए कौन था? करुणा निशा के हाथों को कस के पकड़ते हुए बोली, निशा, वो विराट था। उनकी बात सुनकर निशा दंग रह गई। फिर करुणा आगे बोलती है, उसने कहा वो आज मेरे पास आ रहा है मुझसे मिलने। मेरा बेटा मुझसे मिलने आ रहा है निशा। विराट वापस आ रहा है, तुमने सुना निशा? उनकी बात सुनकर निशा हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन उसे अजीब जरूर लगा था। उसे पता था कि उसका एक देवर भी है जिसका नाम विराट कपूर है, लेकिन आज तक उसने कभी विराट को देखा नहीं था। उसने क्या, करुणा ने, युग ने भी विराट को नहीं देखा था। सभी को बस उसका पहले का चेहरा याद था, और अचानक आज उसका फोन आ गया। करुणा तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई। निशा, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। मेरा बेटा पूरे 10 साल बाद आ रहा है। मैं घर जाती हूँ, ठीक है? और तुम डेट पर अकेली चली जाना, और मैंने जो लोकेशन भेजा है ना, वहीं पर जाना। ये नहीं कि गलत जगह चली जाओ। उस नाम के 2 होटल हैं। इतना कहकर करुणा जी साथ ही बटलर के साथ चली गई। निशा बस हैरानी से खड़ी रह गई। सच में विराट वापस आ रहा है? लेकिन उसे इतना अजीब क्यों लग रहा था? वो सब कुछ झटकते हुए वापस से चेयर पर आकर बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। शाम को निशा बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी। उसने स्लीवलेस पर्पल कलर का ड्रेस पहना था, बालों को बन में बांधे हुए थी, आगे से 2 लटें निकली हुई थी। निशा के चेहरे पर मेकअप के नाम पे बस काजल और न्यूड लिपस्टिक था। निशा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी काली खूबसूरत आंखें, छोटी सी नाक, गुलाबी पतले होठ, उसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट थी, जिसे देखकर कोई भी उसकी तरफ एकदम से अट्रैक्ट हो सकता था। कुल मिलाकर निशा किसी एंजल की तरह दिखती थी।
निशा होटल के सामने कार से उतरी और कार वहां से चली गई। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। वो खुद के सीने पे हाथ रखते हुए बोली, निशा बस तुझे उस लड़के से मिलना है, सिर्फ मॉम के लिए, और कुछ भी नहीं करना, शांत हो जा। निशा खुद को शांत कर रही थी कि अचानक किसी का हाथ उसके हाथ से टच हुआ और उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी आंखें खोली। सामने एक लंबा चौड़ा लड़का होटल के अंदर जा रहा था। निशा उसका चेहरा नहीं देख पाई, बस उसका बैग देख पा रही थी। अभी भी इस लड़के का हाथ निशा के हाथ से टच हुआ था और वो बहुत ज्यादा अजीब था। लड़का पीछे से ही बहुत हैंडसम लग रहा था। निशा अपना सर झटकती है और गहरी सांस छोड़ते हुए होटल के अंदर चली जाती है। वो होटल बहुत ज्यादा लग्जरियस था। नीचे बहुत सारी टेबल और कुर्सियां लगी हुई थी और इस होटल के दूसरे फ्लोर से ऊपर तक कमरे बने थे। निशा अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखती है। तभी उसकी नजर एक टेबल पर जाकर रुक गई जहाँ एक लड़का बैठा हुआ था। निशा अपने फोन में देखती है। करुणा ने उस लड़के की फोटो भेजी थी और वो वही लड़का था। निशा एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेती है और उस टेबल के पास आ जाती है। सामने बैठा लड़का निशा की तरफ देखता है और उसे देखता रह जाता है। लड़का खड़ा हुआ। निशा मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हेलो राहुल, मैं निशा, वो मोम। राहुल तुरंत निशा से हैंड शेक करता है और बोला, मुझे पता है निशा, आंटी ने मुझे बताया था, आप बैठिए ना। इतना बोलकर राहुल निशा के लिए चेयर पुल करता है। निशा उसे थैंक यू बोलकर चेयर पर बैठ गई। राहुल भी अपनी जगह आकर बैठा और वेटर को ऑर्डर दे दिया। राहुल निशा को बस देखे जा रहा था, जिससे निशा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। निशा गला खखारते हुए बोली, राहुल, मैं बस यहाँ मोम के कहने पर आई हूँ। मोम ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं डेट पर चली जाऊँ और अपने लिए कोई लड़का ढूंढूं, बट मेरे लिए आसान नहीं है। आई होप कि तुम समझ रहे हो। उसकी बात सुनकर राहुल मुस्कुराते हुए बोला, ओह, मतलब तुम बस फॉर्मेलिटी पूरा करने आई हो। मैं समझ सकता हूँ निशा कि एक मुलाकात में कोई भी क्लोज नहीं होता, बट हम दोबारा मिल सकते हैं। उसकी बात सुनकर निशा बिना बात घुमाए सीधा बोली, सॉरी राहुल, बट मैं दोबारा नहीं मिलना चाहती। ये हमारा फर्स्ट और लास्ट मीटिंग है। प्लीज तुम मॉम से कहना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं आई। राहुल के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए बोला, मतलब तुम मुझे झूठ बोलने का बोल रही हो? सच कहूँ तो तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, कोई भी देखकर तुम्हें रिजेक्ट कर ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, बट हम आज साथ में डिनर तो कर ही सकते हैं। मैंने ऑर्डर कर दिया है, मेरी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर निशा राहत की सांस लेती है। उसे लगा था राहुल को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन शायद राहुल समझदार लड़का है। उसने निशा की बात एक बार में ही समझ ली। निशा मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, डिनर तो कर ही सकते हैं। तभी वेटर खाना लेकर आ गया। थोड़ी देर बाद राहुल एक्सक्यूज करके वॉशरूम चला गया और वॉशरूम में आकर गुस्से से सिगरेट जलाते हुए धुआं हवा में उड़ाते हुए खुद से कहने लगा, साली मुझे रिजेक्ट कर रही है, खुद को समझती क्या है? सुंदर है तो क्या कुछ भी करेगी, लेकिन मैं भी राहुल हूँ। मुझे जो चीज चाहिए होती है वो मैं पा के रहता हूँ। और आज की रात निशा तुम मेरे बिस्तर पर होगी। तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को देखकर कोई कैसे खुद पर कंट्रोल कर सकता है? इतना कहकर राहुल जोर जोर से हंसने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त पहली वाली मासूमियत नहीं थी, बल्कि बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था और उसके चेहरे से हवस पानी की तरह टपक रहा था। बाथरूम से बाहर आने के बाद राहुल ने एक वेटर को कुछ पैसे देकर कुछ कहा और सीधा टेबल पर आकर फिर से नकली मुस्कुराहट के साथ निशा के सामने बैठ गया। जल्दी डिनर खत्म हुआ। तभी वहाँ वेटर अपने साथ 2 आइसक्रीम लेकर आया और टेबल पर रखकर राहुल को इशारा करके चला गया। निशा आइसक्रीम देखकर बोली, अरे राहुल, तुमने आइसक्रीम क्यों मंगवा लिया? मेरा सच में हो गया, मुझे नहीं खाना। उसकी बात सुनकर राहुल उदास होते हुए बोला, ओह, मुझे लगा हमारी ये लास्ट मीटिंग है तो कुछ मीठा खाया जाए, लेकिन अब तुम्हें नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, मैं वापस भिजवा देता हूँ। राहुल को उदास देख निशा को बुरा लगा, इसलिए वो आइसक्रीम उठाते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुमने सही कहा, ये हमारी लास्ट मीटिंग है तो हम कुछ मीठा खाकर जाएंगे। मैं ये खा लूंगी, तुम भी खाओ। राहुल की स्माइल तीसरी हो गई और उसने भी आइसक्रीम उठाकर खाना शुरू कर दिया। निशा जैसे ही आइसक्रीम खत्म करके कप नीचे रखी और जाने के लिए खड़ी हुई, अचानक उसका सर घूमने लगा। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। वो लड़खड़ा कर वापस चेयर पर बैठ गई। ये क्या हो रहा है? मुझे अचानक चक्कर क्यों आ रहे हैं? निशा की हालत देखकर राहुल के चेहरे पर बहुत गंदी स्माइल आ गई। वो जल्दी से निशा को उठाता है और संभालते हुए उसे लिफ्ट की तरफ ले जाने लगा। निशा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे जाने दो। निशा के ऊपर नशा जैसे चढ़ चुका था। उसे काफी ज्यादा हॉट फील हो रहा था। राहुल उसे लिफ्ट में ले जाते हुए बोला, बेबी बस आज की रात ये तकलीफ झेल लो, उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा।
लिफ्ट 4th फ्लोर पे रुकी और राहुल निशा को संभालते हुए बाहर आया। निशा की हालत खराब हो गई थी। वो बार बार अपने कपड़े खींच रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो राहुल को खुद से दूर भी कर रही थी। राहुल उसको अच्छे से पकड़ता है और एक कमरे के सामने जाके अपने पैकेट से कार्ड निकालता है और दरवाजे पे स्वाइप करता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगता है, तभी किसी ने उसकी गर्दन पे हाथों से वार किया। राहुल तुरंत बेहोश हो गया और निशा उसके हाथों से छूटकर गिरने लगी। तभी एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया और दूसरे हाथ से राहुल को कमरे के अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। निशा अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें ठीक से खुल नहीं रही थी। निशा अपना सर ऊपर करके देखती है। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। निशा सामने खड़े इंसान की कॉलर को पकड़ते हुए बोली, कौन हो तुम? सामने खड़ा शख्स कहता है, बेबी यू वुड नेवर हैव इमेजिन हु आई एम। निशा अपना सर झटकती है। उसे अपने पूरे शरीर में हॉट फील हो रहा था। निशा उस शख्स के गले में अपना हाथ डालते हुए उसकी मस्कुलर बॉडी पे दूसरा हाथ चलाने लगी। प्लीज हेल्प मी, आई फील वेरी हॉट। निशा के ये कहते ही वो शख्स निशा को अपनी मजबूत बाहों में उठा लेता है और पास के कमरे में लेके चला जाता है। कमरे में पहुंचकर वो अपने पैरों से दरवाजा बंद करके निशा को बेड पे लिटा देता है। निशा जो अपने कपड़े उतारने लगी थी, सामने खड़े शख्स की आंखें निशा के खूबसूरत चेहरे पर गई। निशा की खूबसूरत आंखें, उसके खूबसूरत पतले होंठ, फिर उसका खूबसूरत नेक और धीरे धीरे उसके चेस्ट। वाकई निशा हर एंगल से खूबसूरत और हॉट थी। निशा खड़ी होती है और शख्स की टाई पकड़कर अपने करीब खींचती है और उसके होठों को चूमने लगी। निशा जैसे ही उसके होठों पे अपने होठ रखती है, निशा के पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। निशा दूर हो गई और बोली, हे तुम्हारे अंदर तो करंट है। ये सुनकर उस शख्स के चेहरे पर तेजी मुस्कान आ गई। वो निशा की कमर को पकड़कर खुद से सटा देता है और उसके नजदीक जाकर उसके ईयरलोब को अपने होठों से खींचते हुए उसके कान में बोला, बेबी आर यू वांट मी? उसकी बात सुन निशा हाँ में से हिलाती है तो वो शख्स निशा की गर्दन को डेस्परेटली किस करने लगता है। निशा गहरी सांस लेते हुए आहें भर रही थी। निशा का हाथ आदमी के बालों में चल रहा था। वो आदमी निशा की गर्दन को बाइट करने लगा और फिर उसके होठों को चूमने लगा। लंबी किस के बाद वो शख्स निशा को छोड़ता है। निशा गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। उस शख्स ने अपनी टाई निकाल दी, फिर शर्ट निकालकर फेंक दिया। अब उसकी मस्कुलर बॉडी निशा के सामने थी। निशा अपनी आंखें फेर उसकी बॉडी को देख रही थी। उस आदमी की बॉडी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और हॉट थी। निशा अपनी नजर उस आदमी के चेहरे पर लेकर गई। निशा को उस आदमी का चेहरा अभी भी धुंधला दिखाई दे रहा था। वो आदमी निशा को बेड पे धक्का देता है और उसके ऊपर आती हुई बोला, 10 साल बेबी, 10 साल 10 साल से इस पल का इंतजार कर रहा हूँ और आज तुम पूरे तरीके से मेरी होगी, सिर्फ मेरी। I will make you mine today. Today you will just take my name the whole night. निशा माई जान, विराट, stay विराट। निशा गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, विराट। विराट अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में इस वक्त एक जुनून दिख रहा था, जुनून जो किसी को पाने का। विराट निशा के चेहरे के हर एक हिस्से को छूने लगा, फिर उसकी पूरी बॉडी को। निशा बस विराट के छुअन से ही आहें भर रही थी। विराट निशा के चेहरे को देखते हुए उसके होठ पे अंगूठा चलाते हुए बोला, तुम्हें पता है जान, मैंने हमेशा से तुम्हें अपने इमेजिनेशन में संभाल के रखा, लेकिन आज जब तुम मेरे सामने हो मुझे तुम चाहिए। आई वॉन्ट यू बैडली। इतना बोलकर विराट निशा पे टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह से किस करने लगता है, जैसे कितने सालों का कसर पूरा कर रहा हो। और कुछ वक्त बाद कमरे में दोनों की सिसकियों और आहों का शोर गूंजने लगता है। अगली सुबह पूरा कमरा अभी भी अंधेरे में डूबा था। विराट निशा को अपनी बाहों में लिए सोया था। विराट के पहाड़ जैसे शरीर के नीचे निशा किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। विराट ने भी उसे ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो कोई छोटी सी गुड़िया हो। धीरे धीरे निशा की आंख खुली। उसे अपने लोअर पार्ट में दर्द का एहसास हुआ, जिसे महसूस करके वो हिलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो हिल नहीं पा रही थी। निशा अपनी आंखें पूरी तरीके से खोल देती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा था। निशा अपने आसपास हाथ को घुमाती है। उसे महसूस हो रहा था कि किसी ने उसे जबरदस्ती तरीके से पकड़ा हुआ है। निशा अपना हाथ साइड लेकर गई। वहां उसे स्विच मिला जिसे उसने ऑन कर दिया। लाइट जल गई और जैसे ही वो मुड़ी, सामने विराट का हैंडसम चेहरा देखकर शॉक्ड हो गई। विराट का परफेक्ट फेस किसी हॉलीवुड हीरो की तरह था। गोरा रंग, बड़ी बड़ी पतले पतले सख्त होठ, फोरहेड पे उसके सिल्की बाल बिखरे हुए थे, जिसमें वो बेहद हैंडसम लग रहा था। निशा खुद को रोक नहीं पाई और अपने हाथ को विराट के चेहरे के पास ले जाने लगी। निशा विराट के चेहरे को छू पाती उससे पहले ही विराट बिना आंखें खोले निशा की कलाई को पकड़ लेता है।
निशा अपने होश में आई और आंखें बड़ी बड़ी करके विराट को देखने लगी। विराट धीरे से अपनी आंखें खोलता है। निशा की काली आंखें विराट की गहरी काली आंखों से जा मिली और निशा उसमें खो गई। विराट के चेहरे पर तिरछी मुस्कान खिल गई। विराट सेडेक्टिव टोन में बोला, जान, डोंट लुक एट मी लाइक दैट। मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। उसकी बात सुनकर निशा हड़बड़ा गई और अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी और उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। छोड़ो मुझे, तुम कौन हो और मेरे कमरे में मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? विराट निशा को छोड़कर सीधा लेट गया और अपने दोनों हाथों को सर के पीछे करते हुए बोला, तुम्हें सच में लगता है ये तुम्हारा रूम है? निशा कंफ्यूजन में अपने चारों तरफ देखती है और फिर वो दंग रह गई। ये उसका कमरा नहीं था। तभी अचानक वो झटके से उठी और एक बार फिर उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा, जिससे उसकी एक आह निकल जाती है। विराट भी उठ गया और उसे पकड़ते हुए बोला, जान, क्या हुआ? ज्यादा दर्द हो रहा है? सॉरी, अगली बार से ज्यादा वाइल्ड नहीं रहूंगा, ओके? विराट की बात सुन निशा की आंखें फैल गई। वो तुरंत खुद को देखती है। उठने की वजह से उसका ब्लैंकेट नीचे सरक गया था और वो इस वक्त न्यूड थी। निशा तुरंत ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए बोली, मैं यहाँ कैसे? निशा को याद था कल वो डिनर के लिए आई थी और फिर आगे वो याद करते हुए दंग रह गई। उसे सब याद आ गया था, कैसे वो विराट को सेड्यूस कर रही थी और फिर दोनों ने कल कितने वाइल्ड तरीके से। निशा तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लेती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने किसी और के साथ वो सब कर लिया। मेरा फर्स्ट टाइम मैंने किसी अनजान को दे दिया। ओह गॉड। उसकी बात सुनकर विराट मुस्कुराया और बोला, हेलो मैडम, मेरा भी फर्स्ट टाइम था और शुरुआत तुमने की थी, तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आगे मुझे कुछ नहीं पता। निशा गुस्से से विराट की तरफ देखकर बोली, मैं नशे में थी, तुम तो नहीं थे। तुम तो मुझे रोक सकते थे ना। विराट तिरछी स्माइल करते हुए निशा के चेहरे के नजदीक आया और बोला, जान, तुम्हें लगता है तुम जैसी खूबसूरत लड़की किसी आदमी को सेड्यूस करेगी तो वो खुद को रोक सकेगा? सॉरी बेबी, सब तुम्हारी गलती है, मुझे ब्लेम मत करो। उसकी बात सुनकर निशा को बेहद गुस्सा आ रहा था, खासकर उस राहुल पे। उसका मन कर रहा था कि वो राहुल को जान से मार दे। निशा बिना कुछ कहे इधर उधर देखने लगी तो विराट उसे टेबल की तरफ इशारा करता है। निशा उधर देखती है तो वहाँ उसका बैग था। निशा विराट की तरफ देखकर बोली, तुम्हें कैसे पता मैं ये ढूंढ रही हूँ? मुझे सब पता रहता है, विराट बोला। उसकी बात सुन निशा दंग रह गई। निशा जल्दी से टेबल से पर्स लेती है और उसमें से अपना कार्ड निकालते हुए विराट की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो मेरा बिजनेस कार्ड। अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स सेट के लिए पैसे चाहिए तो कपूर कॉर्पोरेशन आ जाना। मैं वहाँ की हेड मैनेजर हूँ। और अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे कपड़े पहनने हैं। उसकी बात सुनकर विराट मुस्कुराया और कार्ड लेके देखने लगा, फिर ब्लैंकेट से निकलकर खड़ा हो गया। निशा सामने देख तुरंत उसकी तरफ मुड़ गई। तुम कितने बेशर्म हो, तुम ऐसे कैसे उठ गए? उसकी बात सुनकर विराट बोला, अगर मैं ब्लैंकेट लेता हूँ तो फिर भी तुम मुझ पे गुस्सा करोगी, क्योंकि ब्लैंकेट सिर्फ एक है। और तुम अब शर्मा क्यों रही हो? कल तुमने इसके बहुत मजे लिए थे। विराट की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर निशा को बहुत शर्म आ रही थी। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरती है। विराट मुस्कुराते हुए अपने कपड़े उठाता है और बाथरूम चला जाता है। निशा धीरे से अपना आँख खोल कर देखती है। विराट चला गया था। निशा जल्दी से ब्लैंकेट लपेटे हुए अपने कपड़े उठाती है और जल्दी जल्दी उसे पहन लेती है और अपना सैंडल पहनते हुए गुस्से से कहती है, सबसे पहले तो राहुल को सबक सिखाऊंगी, उसके बाद इसे देखूंगी। ओह गॉड, मैं मोम से क्या कहूंगी, पहले ये तो सोचूं। ओह नो, और अब तक तो मेरा बदला भी घर पर आ चुका होगा। राहुल की वजह से सब बर्बाद हो गया। इतना कहकर जल्दी जल्दी निशा अपना बैग लेती है और वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद विराट भी फ्रेश होकर और कपड़े पहनकर बाहर आया तो देखा निशा वहां नहीं थी। वो मुस्कुराया और अपना फोन निकालकर अपने असिस्टेंट को कॉल लगा दिया और फोन पर बोला, मोम से मिलने घर जाना है, सब कुछ रेडी करो। और इतना कहकर फोन कट करके मुस्कुराते हुए बोला, जान, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। रेवा का घर। रेवती जी आरती कर रही थी। रेवा और वरुण टीवी पे क्रिकेट देख रहे थे। दोनों एकदम सीरियस होकर स्क्रीन पे आंखें गड़ाए थे। जैसे इंडिया ने छक्का मारा, रेवा चिल्ला उठी, ये लगा छक्का। पीछे से रेवती जी डांटते हुए रेवा का नाम लेकर बोली, रेवा शांत रहो। उनकी बात सुन रेवा अपनी जगह पर बैठ गई। तभी डोरबेल बजी। रेवा जल्दी से दरवाजे पर गई और दरवाजा खोलती है। सामने एक सुंदर लड़की मुस्कुराते हुए खड़ी थी। वो घुटने तक का ड्रेस पहनी हुई थी। रेवा उसे देख खुशी से बोली, काव्या दी। इतना कहकर वो उसके गले लग गई। काव्या रेवा से दूर हुई और उसके गाल पे हाथ रखते हुए बोली, मेरी प्यारी रेवू कैसी है?
काव्या रेवा की सीनियर थी कॉलेज में, लेकिन रेवा, काव्या और सिमरन बहुत अच्छे दोस्त थे। काव्या बहुत अमीर परिवार से है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको आज मेरी याद आई। रेवा के ये बोलने पर काव्या अपने बगल में बॉडीगार्ड से बैग्स ले ली और अंदर आते हुए बोली, तुम्हें भी तो नहीं आई? खैर अंकल आंटी कहाँ हैं? रेवती जी पूजा कर चुकी थी। काव्या रेवती और वरुण के पैर छूती है और बैग्स रेवा की तरफ बढ़ा देती है और सोफे पर बैठ जाती है। काव्या अंदर जाती है और रेवती और वरुण जी के पैर छूती है और फिर बैग्स रेवा की तरफ बढ़ा देती है। रेवा बैग साइड में रखते हुए बोली, काव्या दी ये सब क्या है? आप सबके लिए गिफ्ट। काव्या मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी? वरुण जी बोले, जरूरत थी अंकल। खैर आप सब कैसे हैं? काव्या बोली, सब बढ़िया, अपना बताओ। रेवती बोली। रेवा तक पानी ले आई काव्या के लिए। काव्या पानी पीने के बाद बोली, आप सब कल रेडी हो जाइए, मेरी सगाई है। उसकी बात सुनकर रेवा हैरानी से बोली, आपकी सगाई? मतलब आप शादी कर रहे हो और आप अब बता रहे हो? रेवा की बात पर काव्या मुस्कुराते हुए बोली, कल ही सगाई फिक्स हुई है और मुझे तो आने भी नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं जिद करके आई हूँ, तो आप सबको आना है। सिमरन को भी इनविटेशन दे आई हूँ मैं। उसकी बात सुनकर रेवा खुशी से बोली, वाह मैं तो पक्का आऊंगी, मजा आएगा। काव्या रेवा की गाल पे हाथ रखते हुए बोली, हाँ और तुझे और सिमरन को तो पहले आना है ताकि मेरे साथ रह सके। उसकी बात सुनकर रेवा बोली, अरे आप चिंता ना करो दी, मैं और सिमरन सबसे पहले पहुंचेंगे। उसकी बात सुनकर काव्या मुस्कुरा देती है और सभी इधर उधर की बातें करने लगते हैं। कुछ देर में काव्या वहां से निकल जाती है और काव्या के जाने के बाद रेवा जल्दी से अपने कमरे में आती है। कमरे में आके वो बेड पे कूदते हुए सिमरन को कॉल लगाती है। सिमरन कॉल उठाते हुए बोली, बोल मेरी जान, काव्या दी आई थी क्या? हाँ आई थी ना, तो बता क्या पहन रही है तू? रेवा बोली, मैं क्या सोच रही थी, लहंगा पहनते हैं। सिमरन बोली, वो तो सभी पहनेंगे, हम कुछ अलग करते हैं। रेवा बोली, ठीक है गाउन पहनते हैं। नहीं कुछ और बोल। वहाँ सगाई होगी ना कि फैशन शो, समझी? चुपचाप लहंगा पहन के तैयार रहना, मैं आऊंगी तो तैयार मिलनी चाहिए, नहीं तो तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। सिमरन बोली। उसकी बात सुनकर रेवा मुंह बनाते हुए बोली, चल ठीक है, लहंगा फाइनल करते हैं, लेकिन तू ही मेरी ज्वेलरी चूज करेगी। ठीक है बाबा ठीक है, सिमरन बोली। दूसरी तरफ बंधना पैलेस। राजीव हॉल में सोफे में बैठा था। लियास जल्दी से राजीव के पास आया। भाई ये लीजिए आपकी इनोसेंट गर्ल की इंफॉर्मेशन। आईपैड राजीव की तरफ बढ़ाता है। राजीव आईपैड ले लेता है। रियाज सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, इनोसेंट गर्ल तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इनके बारे में एक बात है, इन्हें जो चीज के लिए टोको वही हो जाता है इनसे। राजीव देवा के फोटो को देखता है। उसके चेहरे पे खतरनाक स्माइल आ जाती है। वो फोटो को जुनूनी तरीके से देखता है, फिर उसकी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने लगता है। उसकी पसंद नापसंद सब कुछ, उसके परिवार दोस्त सब चीजों के बारे में। रियाज राजीव के चेहरे पे आए एक्सप्रेशन को देखते हुए बोला, भाई ये आपसे प्यार 7 साल छोटी है फिर भी आप। रियाज की बात सुनकर राजीव कुछ नहीं बोला तो रियाज खुद ही बोला, हाँ प्यार में उम्र थोड़ी देखते हैं, 7 साल क्या, आजकल लोग 10 साल बड़ी से भी शादी कर लेते हैं। राजीव घूर के रियाज को देखता है तो रियाज तुरंत वहां से अपने कमरे में भाग जाता है। रियाज का कमरा नीचे ही था, राजीव का कमरा ऊपर था, जहाँ जाने की अनुमति किसी को नहीं थी, यहाँ तक कि रियाज को भी नहीं। राजीव देवा की तस्वीर देखते हुए दीवानेपन से बोला, बहुत जल्द मुलाकात होगी मलिका। अब तक तो सभी ने लूसीफर की बेदर्दी देखा है, गुस्सा देखा है, अब पूरी दुनिया देखेगी लॉर्ड लूसीफर की दीवानगी, जुनून। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।